हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या चीन की सेना ने अरुणाचल में घुसपैठ कर लगाया कैंप। क्या भारत के अरुणाचल क्षेत्र में नए सैन्य शिविर बना लिए हैं चीनी सेना ने। क्या भारत में कर ली है घुसपैठ, बताएंगे इस मुद्दे पर क्या कहा इंडियन आर्मी ने। वहीं विदाई से ठीक पहले सेना प्रमुख ने क्यों खोले एलएसी का अंदरूनी राज, क्यों कहा कि सीमा पर चीन से रोजाना होता है 3 बार आमना सामना, क्या है इसके मायने, जाते जाते क्यों किया बड़ा खुलासा। तो वही अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमलों से भड़क गया अपना भारत विदेश मंत्रालय ने खोल दिए पाकिस्तान की साजिश के सारे धागे। मुनीर के मुल्क को खूब सुनाया खरी खोटी, लेकिन वही दोस्तों पाकिस्तान ने बड़ा फैसला लिया, अफगानों को मुल्क से निकालेगा बाहर। साथ में भारत को दिया बड़ी धमकी, कहा पानी हमारी रेड लाइन। बताएंगे कैसे सिंधु जल संधि पर भारत के स्ट्रॉन्ग डिसीजन, सख्त रुख से घबराया पाकिस्तान, उगलने लगा भारत के खिलाफ लगातार जहर। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं बांग्लादेश से अच्छी जानकारी आपको ये बताएंगे, जमात इस्लामी पर फिर एक बार बैन की मांग उठ गई है। पैरेलली शेख हसीना की वापसी की भी चर्चा हो रही है दोस्तों। क्या फिर बदल रहा है बांग्लादेश, क्या रुख बदल जाएगा बांग्लादेश में, क्या है जानकारी। उधर ईरान समझौते के बाद अमेरिका की टीम मॉस्को आएगी, जी हाँ, चौंकने वाला दावा वो भी पुतिन ने किया है, बताएंगे क्या है पूरी बात। तो वहीं दोस्तों रातों रात सरकार ने अचानक बदल दिए पेट्रोल डीजल के नए नियम। 1 जुलाई से पूरे देश में होगा ये बड़ा फैसला लागू। टंकी फुल कराने वाले आपके लिए सबसे जरूरी खबर है, बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत के क्षेत्रों घुसाए। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से चीनी घुसपैठ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, बोले तो पीएलए, ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ की है और सैन्य शिविर स्थापित किए हैं। भारतीय सेना ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए गलत और बेबुनियाद बताया गया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में सेना ने इन दावों को पूरी तरीके से बेबुनियाद करार दिया। दरअसल ये विवाद स्थानीय मीडिया संस्थान अरुणाचल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। इस रिपोर्ट में टॉक सीकिंग क्षेत्र के एक ऑर्गेनाइजेशन नाहा वेलफेयर सोसाइटी एनडब्ल्यूएस द्वारा स्थानीय प्रशासन को सौंपे गए एक ज्ञापन का हवाला दिया गया था। संगठन के अध्यक्ष केरू चादर ने इस ज्ञापन में दावा किया कि चीनी सेना ने भारत चीन सीमा के पास रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण अपर सुबनसिरी जिले के टॉक सीकिंग सर्कल में भारतीय क्षेत्र के काफी अंदर तक अपने कैंप बना लिए हैं। इस क्षेत्र के 5 स्थानों को लेकर घुसपैठ का दावा किया, जिनमें असाफिला क्षेत्र के ओइंग चू जारता में पनियार, मरपन मरनाफे, पोतरंग झील और तीन रिंग तांग में घुसपैठ की है। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वर्ष 2020 से पहले तक ये सभी क्षेत्र पूरे तरीके से भारतीय नियंत्रण में थे। साथ ही इनमें से कुछ जगहें तसारी क्षेत्र में स्थित है, जो स्थानीय समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से पवित्र स्थल माने जाते हैं, खास करके तीर्थ के लिए। जी हाँ दोस्तों, पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। प्रशासन को लिखे पत्र में ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और चीनी सेना की गतिविधियां स्थानीय आबादी के लिए बड़े संकट का संकेत है। उन्होंने सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की थी, लेकिन आपको बता दें वहीं भारतीय सेना ने तुरंत इसका जवाब दिया। स्थानीय स्तर पर उठ रही इन आशंकाओं के बीच भारतीय सेना ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी। सेना ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि सीमा पर भारतीय जवानों द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है और किसी भी प्रकार की घुसपैठ की रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है। यानी भारतीय जवानों द्वारा क्लियरली कह दिया गया है कि भैया ये सारे के सारे क्षेत्र आज भी भारत के पास ही मौजूद हैं। चीन ने कोई भी क्षेत्र हमारा नहीं लिया है और कोई भी घुसपैठ नहीं किया है भारत के अंदर। इन सभी खबरों को पूरे तरीके से गलत, भ्रामक और बिना किसी आधार के बताया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और भारतीय जवान मुस्तैदी के साथ वहां तैनात हैं। अब ऐसे में ये विवाद सुबनसिरी जिले के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र ताक सिंह के स्थानीय संगठन नाहा वेलफेयर सोसाइटी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप करके उठा दिया, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत इसका जवाब दिया है। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? नाहा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए जा रहे इस दावे पर आपकी क्या निजी राय है? दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं ये नया भारत है, किसी की अब इतनी औकात नहीं कि भारत के जमीन को अपने आप में कब्जा ले, भारत की जमीन को हड़प ले, मानते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इस मुद्दे पर क्या लगता है आपको? क्या ये वाकई में घुसपैठ की जो जानकारी दावा किया गया है ये निराधार है या फिर सच में इसमें दम है?
इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें अपनी विदाई से ठीक पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने एलएसी के अंदरूनी राज खोल दिए जाते जाते, जी हाँ, कह दिया सीमा पर चीन से रोजाना होता है 3 बार आमना सामना। दोस्तों 30 जून यानी मंगलवार यानी आज के दिन अपने पद से सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने दुश्मन देशों और आतंक के सौदागरों को कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के लिए एक नया सामान्य यानी न्यू नॉर्मल स्थापित किया है, जहां अब आतंकवाद और उसे पालने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने 2 टुक लहजे में पाकिस्तान को संदेश दिया कि परमाणु धमकी का डर भारत के लिए खत्म हो चुका है। जनरल द्विवेदी जी ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि परमाणु बयानबाजी अब आतंकवाद के लिए ढाल नहीं बन सकती। जी हाँ, उन्होंने 2 टुक शब्दों में कहा कि अगर कोई भी दुस्साहस किया गया तो भारत का जवाब सटीक, पूर्व नियोजित और अत्यंत विनाशकारी होगा। सेना प्रमुख ने एक बार फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए खुलासा किया कि रणनीतिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के संकल्प और तैयारी आज भी जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि पहलगाम हमले का बदला केवल एक शुरुआती थी, अब भारत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर सजा देने की क्षमता और इच्छा शक्ति रखता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें उधर अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमलों से भड़का भारत, विदेश मंत्रालय ने खोल दिए साजिश के धागे। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात के करीब 12:30 बजे अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर हवाई हमला किया। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया कि इसमें आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान और जमात उल अहरार के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के इस एक्शन की भारत ने कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं, बच्चों और अन्य निर्दोष नागरिकों समेत दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। दोस्तों ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को पाकिस्तान की घोर आक्रामकता करार देते हुए कहा कि यह अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है और पूरे क्षेत्र की शांति स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विदेश मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिनमें महिलाओं और बच्चों सहित कई निर्दोष नागरिक हताहत हुए हैं। ये कार्रवाई पाकिस्तान की संप्रभुता विरोधी नीति का हिस्सा है और क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर चुनौती पेश करती है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि ये पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के लगातार पैटर्न को उजागर करता है। अपनी आंतरिक असफलताओं और घरेलू समस्याओं को छिपाने के लिए वो अपनी सीमाओं से बाहर हिंसा और आक्रामकता का सहारा ले रहा है। बयान में भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना अटूट समर्थन दोहराया। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने उन सभी अफगान परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खोया है। साथ ही घायल नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। वहीं दोस्तों जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान पर अटैक पाकिस्तान ने किया ही किया, साथ ही साथ अब अफगानों को अपने मुल्क से यानी पाकिस्तान से बाहर निकालेगा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। क्या है उसका प्लान बता दें। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने देश भर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ व्यापक अभियान के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना वैध वीजा के पाकिस्तान में रह रहे अफगान नागरिकों को 10 जुलाई से गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 11 जुलाई से सभी प्रांतीय प्रशासन को गिरफ्तारियों और कार्रवाई से संबंधित दैनिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजनी होगी। एक तरफ अफगानिस्तान पर धड़ाधड़ अटैक कर रहा है पाकिस्तान, दूसरी तरफ जितने भी अफगानी पाकिस्तान में मौजूद है उनको भगाने का पूरा प्लान बना लिया है पाकिस्तान ने, शहबाज मुनीर ने। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत पर भी कैसे जहर उगल रहा है पाकिस्तान। भारत द्वारा अफगानिस्तान को भेजे गए दवाइयों के बॉक्स में इजरायली ड्रोन का नाम लगाकर दुनिया में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहा है। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अफगानिस्तान से हुए ड्रोन हमले का दोष भारत पर मढ़ दिया था। हाल ही में अफगान तालिबान की सेना ने पाकिस्तान के 2 प्रांतों में ISIS के ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया था। तालिबान के सफल ड्रोन हमलों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को परेशान करके रख दिया है। ऐसे में पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत ने अफगानिस्तान में दवाई के डिब्बों में रखकर ड्रोन भेजे हैं और फिर इनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान दरअसल भारत की तेजी से फल फूल रही ड्रोन इंडस्ट्री से खिसियाया हुआ है, भारत की तरक्की से जल रहा है। बीते साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय ड्रोनों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिससे कि और ज्यादा खिसियाया हुआ है पाकिस्तान और अब धड़ाधड़ भारत पर गंभीर आरोप लगा रहा है। दुनिया में भारत को डिफेम, बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रहा है। उसका कहना है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान को दवाइयां नहीं बल्कि दवाइयों के बॉक्स की आड़ में उनको ड्रोन भेज रहा है ताकि वो पाकिस्तान पर अटैक कर सके। इतना गंभीर आरोप लगा रहा है दोस्तों भारत पर, जिसका जवाब तो आपसे बनता ही है। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, वही सिंधु जल संधि पर भारत के सख्त रुख से घबराया पाकिस्तान, कहने लगा पानी हमारी रेड लाइन है और कहते हुए जमकर जहर उगला बता दें।
पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को एक बार फिर युद्ध की धमकी दी है। इस बार पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को एक तरफा तौर पर ना तो बदला जा सकता है और ना ही रद्द किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को इस कानूनी रूप से लागू संधि के तहत सिंधु नदी के जल पर अधिकार है और ये संधि अभी भी लागू है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इसी को लेकर पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। तरार ने कहा कि दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान के लिए जल सुरक्षा महत्वपूर्ण है और देश का इस पर अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान के रुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला है क्योंकि सिंधु जल संधि को एक तरफा तौर पर रद्द, खत्म या उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधु जल संधि ने स्पष्ट रूप से एक ढांचा तैयार किया था जो मौजूद है और लागू है। तरार ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कई बार कहा है कि पानी हमारी जीवन रेखा है और साथ ही हमारी रेड लाइन भी है। यानी इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर पानी को रोका गया तो हम वॉर करेंगे भारत पर। यह बड़ी धमकी दे रहा है पाकिस्तान। तो अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश से, जहां पर जमात इस्लामी पर फिर बैन की मांग, शेख हसीना की वापसी की चर्चा। क्या पॉजिटिव तरीके से भारत के लिए बदल रहा है बांग्लादेश? क्या है जानकारी? क्या बांग्लादेश की जनता का पूरा मन है भारत से जुड़ने का? बता दें। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़े उथल पुथल की खबर है। बांग्लादेश के हाल के घटनाक्रम कुछ गंभीर इशारा करते हैं। 22 जून को सत्तारूढ़ गठबंधन ने एक बार फिर से कट्टरपंथी जमात इस्लामी बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसी बीच 2024 जुलाई अगस्त में देश छोड़कर गई शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर दिया है। फिर से प्रतिबंध की खबरों के बीच जमात इस्लामी ने सरकार से पूछा है कि क्या बीएनपी अवामी लीग को फिर से बांग्लादेश की राजनीति की मुख्य धारा में लाना चाहती है। दोस्तों, ये घटनाएं 2024 के छात्र आंदोलन के बाद बनी नई राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे रही है। 2024 के जुलाई अगस्त आंदोलन के बाद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के साथ जमात इस्लामी पर लगा पुराना प्रतिबंध हटा लिया गया था। अंतरिम सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने पार्टी को नए सिरे से संगठित होने का मौका दिया। फरवरी 2026 के आम चुनाव में जमात इस्लामी ने 68 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष की भूमिका हासिल की। बीएनपी के तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के सामने अब ये पार्टी मजबूत चुनौती बनकर उभरी है। दोस्तों, बांग्लादेश की संसद में 22 जून 2026 को बीएनपी सांसद रफीकुल इस्लाम ने जमात इस्लामी की राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने पार्टी का नाम लिए बिना कहा है कि 1971 के स्वाधीनता संग्राम का विरोध करने वाली और धर्म का राजनीतिक शोषण करने वाली पार्टी को बांग्लादेश में राजनीति करने से रोका जाना चाहिए और पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। उन्होंने इसे फांसीवादियों की तरह प्रतिबंधित करने की मांग की। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा था दोस्तों बांग्लादेश से, जहां एक तरफ जमात इस्लामी पार्टी पर बैन की मांग, दूसरी तरफ शेख हसीना के वापसी के चर्चे। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, ईरान से समझौते के बाद पहली बार अमेरिका की टीम मॉस्को आएगी। जी हां, पुतिन का चौंकाने वाला दावा। क्या होने वाला है आखिरकार, वहां आपको बता दें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद में ईरान के साथ तनाव खत्म होने के बाद अमेरिका के वार्ताकार मॉस्को आएंगे, यानी रशिया जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस अमेरिकी प्रशासन के उन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है जिनसे पहले भी मॉस्को में कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। रूसी पत्रकार पावेल जारूबिन से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन जी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ईरान से जुड़े मौजूदा घटनाक्रम की सक्रिय स्थिति खत्म होने के बाद अमेरिकी प्रशासन के वे प्रतिनिधि मॉस्को आएंगे जिनसे हमारी पहले भी कई बार मुलाकातें हो चुकी है। हम बातचीत कंटिन्यू रखने, जारी रखने और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का यह बयान उस सवाल के जवाब में आया जिसमें G7 शिखर सम्मेलन के बाद रूस और अमेरिका के संबंधों की स्थिति के बारे में पूछा गया था। फ्रांस में आयोजित G7 बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि रशिया को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। वाकई में व्लादिमीर पुतिन ने नया एक्सक्लूसिव दावा किया है। वहीं आपको बता दें, जानकारी यह भी है खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कि यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है रशिया, जिसकी बड़ी तैयारी कर रहा है। जी हां, डच रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जो है वो यूक्रेन युद्ध खत्म होने के 1 साल के भीतर किसी नाटो देश के सदस्य देश के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये जानकारी सोमवार को नीदरलैंड की वार्षिक रक्षा नीति दस्तावेज में जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस लंबे समय तक यूरोप के साथ टकराव की तैयारी कर रहा है। जी हां दोस्तों, मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना की तैयारियां बताती है कि मॉस्को यूरोप के साथ लंबे समय तक तनाव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबसे खराब स्थिति में यूक्रेन युद्ध खत्म होने के 1 साल के भीतर नाटो देशों पर सीमित हमला संभव हो सकता है। दोस्तों, ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब यूरोपीय देश रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के चलते अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से विचार कर रहे हैं। 7 से 8 जुलाई को अंकारा में होने वाले नाटो शिखर
शिखर सम्मेलन में भी रशिया से पैदा खतरे और सामूहिक रक्षा को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो वहीं आपको बता दें नेक्स्ट बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा ईरान जो है वो गिड़गिड़ा रहा है। आज कतर में बनेगी बात या खुला रहेगा जंग का अखाड़ा, बता दें। अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो जी का जंजाल बन चुकी है। समय समय पर बैठकों और सहमतियों के बीच रह रहकर मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ईरान ने मीटिंग का अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है, वो हमसे बात करना चाहता है। ये मीटिंग आज कतर की राजधानी दोहा में होगी। व्हाइट हाउस ने जारी बयान में कहा कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि उच्च स्तरीय वार्ता के साथ साथ तकनीकी स्तर की बातचीत भी होगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। दोस्तों, अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मंगलवार यानी आज होने वाली बैठक से पहले वॉशिंगटन और तेहरान सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो चुके हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हमने सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने का फैसला किया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष फिलहाल के लिए पीछे हटने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रहने के दौरान जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रह सकेगी। वहीं दोस्तों, क्या ईरान के हाथ लगेगा खजाना? अमेरिका से तनाव के बीच कतर देगा $6 अरब। जी हाँ, सही सुना आपने। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को कहा है कि कतर में फ्रीज ईरान के $12 अरब की संपत्ति में से $6 अरब की संपत्ति जल्द ही डीप फ्रीज कर दी जाएगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल में फारस की खाड़ी में हुए हमलों की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ताओं पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पेजेश्कियान का यह बयान देश की आवाम को अंतरिक्ष समझौते के पक्ष में भरोसा दिलाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर तब जब हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ को चुनौती देने के लिए ओमान के समुद्री क्षेत्र को खाड़ी में आने जाने वाले जहाजों के लिए खोलने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें जो सबसे ज्यादा सवाल कमेंट में पूछे जा रहे हैं पिछले 3 दिनों से, वो ये कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं शामिल हुए खामेनेई के जनाजे में तो फिर कौन जाएगा भारत से ईरान? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सामने ऐसे में 2 नाम ही पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राज के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 4 जुलाई से होने वाले इस हाई प्रोफाइल अंतिम संस्कार में भारत भी शामिल होगा। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण दिया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के अंतिम संस्कार में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड हैं सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा शामिल होंगे। इसके लिए वो जल्द ही तेहरान पहुंचेंगे। इस खबर की पुष्टि ईरानी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की ओर से ईरानी सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए आयोजित राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि समाचार एजेंसी ANI ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इस हाई प्रोफाइल अंतिम संस्कार में भारत से बिहार के राज्यपाल और केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मिलित होने जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं जाएंगे ईरान? तो आपको बता दें रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले से ही तय इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहने वाले हैं। यही कारण है कि वो ईरान नहीं जा रहे हैं। आपको बता देगा अयातुल्ला अली खामेनेई का निधन 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में हुआ था। इजराइल ने सीधे अयातुल्ला अली खामेनेई के ठिकानों को निशाना बनाया। खामेनेई के मौत के करीब 4 महीने बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगा। जी हाँ, अगला सवाल कि बिहार के राज्यपाल ही क्यों जा रहे हैं ईरान, क्यों कोई और नहीं जा रहा? तो आपको बता दें ईरान की ओर से मिले इस निमंत्रण के बाद भारत ने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया। चूंकि बिहार के राज्यपाल हसनैन भारतीय सेना के एक काफी जिम्मेदार और सम्मानित पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, अब भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आप जानकारी समझ गए होंगे क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वहीं आपको बता दें प्रशांत महासागर में चीन को लगा बहुत बड़ा झटका। वानुआतू ने मिलिट्री बेस बनाने से रोका, ऑस्ट्रेलिया से मिला लिया हाथ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और वानुआतू ने सोमवार को लंबे समय से अटके एक द्विपक्षीय सुरक्षा और आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दक्षिण प्रशांत द्वीपीय देश वानुआतू में चीन को सैन्य अड्डा स्थापित करने से रोकना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापाद ने राजधानी कैनबरा में नाकामल समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे पहले सितंबर 2025 में वानुआतू ने इस समझौते के प्रारंभिक मसौदे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे देश की आधारभूत ढांचा निवेश आकर्षित करने की
क्षमता प्रभावित हो सकती है। अल्बनीज ने पत्रकारों से कहा कि यह समझौता वानुआतू के सबसे बड़े आर्थिक सुरक्षा और विकास साझेदार के रूप में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका की पुष्टि करता है। वहीं नापात ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान, विश्वास और शांतिपूर्ण, स्थिर तथा समृद्ध प्रशांत क्षेत्र की साझा सोच को मजबूत करेगा। यानी कि दिन में ही आईना दिखा दिया वानुआतू ने जिनपिंग को। दोस्तों उधर बता दें, उधर चीन ने जापान पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया सैन्य ताकत का। कह रहा है कि जापान जो है वह सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, साथ में 40 संस्थाओं पर लगा दिया उसने बैन। दोस्तों चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों का हवाला देते हुए जापान की 40 संस्थाओं के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठा लिया। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 20 जापानी संस्थाओं को अपनी निर्यात नियंत्रण यानी एक्सपोर्ट कंट्रोल सूची में शामिल कर दिया, जबकि 20 अन्य संस्थाओं को निगरानी सूची यानी वॉच लिस्ट में रखा है। इन संस्थाओं पर चीन से ड्यूल यूज नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों में इस्तेमाल होने वाले इस ड्यूल यूज वस्तुओं के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अप्रसार यानी नॉन प्रोलिफरेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज सहित 20 जापानी संस्थाओं को निर्यात कर नियंत्रण सूची में डाला गया है। इसके बाद चीनी निर्यातकों को इन संस्थाओं को ड्यूल यूज वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों उधर बता दें, अब बात करते हैं डोमेस्टिक खबरों के, जहां बंगाल में ओबीसी लिस्ट से 113 जातियां बाहर, आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ। सुपर एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे। दोस्तों पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में हैं। उन्होंने अब राज्य में 113 जातियों को ओबीसी लिस्ट से आउट करके इस वर्ग का आरक्षण भी घटा दिया है। यह फैसला सोमवार को बंगाल में असेंबली में किया गया। इस फैसले को ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्हीं की सरकार रहते वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अधिनियम बनाकर राज्य में ओबीसी लिस्ट में मन मर्जी से जातियों को शामिल किया गया था। जिन जातियों को इस आरक्षण का लाभ दिया गया था उनमें अधिकतर मुस्लिम वर्ग से जुड़ी थी। पश्चिम बंगाल असेंबली में सोमवार को पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन अधिनियम पास कर दिया गया। सरकार ने कहा कि यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप उठाया गया है, जिसने मई 2024 में फैसला देते हुए ममता बनर्जी सरकार के आरक्षण फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने दंगाई और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 को पारित करा लिया। इसके तहत सामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिना मुकदमे के 12 महीने तक एहतियाती हिरासत में रखने का प्रावधान होगा। सोमवार को विधानसभा में 41 के मुकाबले 176 मतों से इसे पारित कर दिया गया। बिल पर वोटिंग के दौरान 20 विधायक अनुपस्थित थे। अब इस विधेयक को एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, जो 29 दिसंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यानी अब पश्चिम बंगाल में दंगाइयों की बिल्कुल भी खैर नहीं। दोस्तों क्या आप इस बिल का स्वागत करते हैं? क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? इस बिल पर आपकी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सदस्य के रूप में फिर ली शपथ। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ ऐसे दी बधाई। दोस्तों कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कांग्रेस सांसद को अपने चैम्बर में गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी बीच कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष को फिर से निर्वाचित होने पर बधाई दी। कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगभग 50 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आज पार्टी के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी संभालते हुए कांग्रेस की विचारधारा और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। यह कहा दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा ने। वहीं सीएम योगी जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। कांग्रेस नेता के नाम पर होगा मुरादाबाद के लाइन पार इलाके का नाम। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को घोषणा कर दिया है कि मुरादाबाद के लाइन पार इलाके का नाम अब पूर्व कांग्रेसी विधायक और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता दारू दयाल खन्ना के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दारू दयाल खन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि उनके गुरु महंत अवैधनाथ 1983 में गठित श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, जबकि खन्ना पूरे आंदोलन में महासचिव के रूप में जुड़े रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दारू दयाल खन्ना ने अपना पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्पित कर दिया। सरकार उनके योगदान के सम्मान में यह निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा मुरादाबाद दौरे के दौरान की। वहीं अमरनाथ यात्रा पर अवैध सुरक्षा घेरा, आसमान से जमीन तक बड़ी निगरानी, 1 लाख जवान संभाल रहे ये मोर्चा। दोस्तों अमरनाथ यात्रा के दौरान भगवान शिव जी के भक्तों को आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा कवच दिया जाएगा। इसके लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर
नुनवान, पहलगाम और बालटाल बेस कैंप तक कई लेयर वाला संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था तंत्र तैयार किया गया है। ये साझा सुरक्षा तंत्र इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। इसके लिए नेशनल हाईवे NH-44 पर सेना, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस का कड़ा पहरा और निगरानी तंत्र एक्टिव मोड में है। ऐसे में हर हर महादेव कमेंट में या फिर जय बाबा बर्फानी अवश्य लिख दीजिएगा। वहीं बता दें, सरकार ने अचानक बदल दिए पेट्रोल डीजल के नए नियम। 1 जुलाई से पूरे देश में हो जाएगा लागू ये बड़ा फैसला। दोस्तों, भारत में 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल खरीदने को लेकर एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने उन टेम्परेरी प्रतिबंधों यानी अस्थायी प्रतिबंधों को हटा दिया है जिनके तहत बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं, बोले तो कमर्शियल बायर्स की खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद पर सीमा तय की गई थी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनियां, फैक्ट्रियां, उद्योग और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ता पहले की तरह बिना किसी मात्रा के सीधे पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में कई महीनों तक चले तनाव के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भारत में ईंधन की उपलब्धता अभी पहले से बेहतर हो गई है। दोस्तों, ऐसे में हो सकता है आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हो जाएं। जी हाँ, वही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, इस वीडियो का जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि दुश्मनों को भी पता चल सके कि भारतीय झुकने वाले नहीं हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।